कभी कभी घर की दीवारें चुप नहीं होती, वे सुनती हैं, याद रखती हैं। और जब रात गहराती है तब उनमें से कुछ ऐसी आहट निकलती है जो इंसान के दिल को नहीं, उसकी रूह को हिला देती है। उस रात भी ऐसा ही हुआ। सरिता की आंख खुल गई क्योंकि रसोई से एक अजीब सी आवाज आई थी, सूखी खुरदरी, जैसे किसी ने खाली बर्तन में नाखून रगड़ दिए हों। सरिता धीरे धीरे उठी। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी ही सांस का अंदाजा नहीं हो रहा था। फिर वही आवाज आई, भूख। सरिता का शरीर सन्न रह गया। भूख, ये शब्द नहीं था, ये एक फुसफुसाहट थी। एक ऐसी फुसफुसाहट जो घर के भीतर से आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो कि इस घर में कोई है जो बहुत देर से भूखा है। सरिता का घर बाहर से जितना शांत था, भीतर से उतना ही अकेला। बड़ा आंगन, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां और दीवारों पर चिपकी हुई यादें। पति के जाने के बाद ये घर और भी बड़ा और भी सुनसान हो गया था। ऊपर वाले हिस्से में कबीर रहता था, नौकरी पेशा, कम बोलने वाला, हमेशा झुकी हुई नजर वाला एक किराएदार। सरिता को उससे कोई शिकायत नहीं थी। वो समय पर किराया देता और जरूरत पड़ने पर मदद भी कर देता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर में अजीब बातें होने लगी थी। कभी रसोई में रखा आटा कम मिल जाता, कभी दरवाजे के पास गीले पैरों के निशान दिखते, कभी ऐसा लगता कि कोई छत पर धीरे धीरे चल रहा है। और हर बार रात के ठीक 12:12 पर वही आवाज, भूख। अगली सुबह मीरा आई। मीरा सरिता की पड़ोसन, जो कुछ महीने पहले ही यहां रहने आई थी, साथ में चाय और चिंता दोनों लेकर। सरिता, मैं कई दिन से देख रही हूं, तुम काफी परेशान रही हो। उस पर से तुम्हारा वजन भी कम होता जा रहा है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। मुझे क्या हुआ है? ठीक हो तो रात को बड़बड़ाती क्यों हो? मोहल्ले में बातें हो रही हैं। किसने बातें की? लोग तो बोलेंगे ही। ऊपर से कबीर भी अकेला है, तुम भी अकेली हो, घर में नजरें लगी रहती हैं। सरिता ने चाय का घूंट लिया। मीरा की आवाज में चिंता थी, लेकिन आंखों में कुछ और, कुछ ऐसा जो चिंता से ज्यादा जिज्ञासा जैसा था। शाम ढलते ढलते कबीर नीचे आया। सरिता जी, पाइप फिर टपक रहा है, मैं ठीक कर देता हूँ। सरिता ने उसे देखा। वो हमेशा की तरह शांत था, बहुत शांत, इतना शांत कि उसके चेहरे पर भाव पड़ना मुश्किल था। वो पाइप ठीक करने लगा। सरिता किचन की तरफ खड़ी उसे देखती रही। अचानक कबीर ने सिर उठाया, उनकी आंखें मिली, और फिर सरिता ने पहली बार महसूस किया कि इस घर में डर अकेला नहीं है, उसके साथ एक खिंचाव भी है। एक ऐसा खिंचाव जो डर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर फिर से कोई आवाज आए तो मुझे बुला लीजिएगा। उस रात सरिता ने पहली बार जानबूझकर जागते रहने का फैसला किया। घड़ी ने 12 बजाए, फिर 12:05, फिर 12:10। और तभी रसोई में हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई सूखा बर्तन फर्श पर घसीट रहा हो। सरिता ने सांस रोक ली। फिर आवाज आई, भूख। सरिता उछल पड़ी और दौड़कर रसोई में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस चूल्हे के पास एक माचिस की तिली पड़ी थी और आटे के डिब्बे के पास कुछ बिखरा हुआ सूखा चावल। अगली सुबह सरिता ने कबीर को बुलाया। रात तुम नीचे आए थे? नहीं। सच बोल रहे हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? सरिता चुप हो गई। कबीर की आंखें सीधी थी। जवाब सही लग रहा था, शायद बहुत सही। उसी दिन मीरा फिर आई। सुना है रात को फिर आवाज आई? तुम्हें कैसे पता? मोहल्ला है सरिता, सब सुनाई देता है। मीरा ये कहते हुए चली गई। सरिता को अचानक अपने पति की पुरानी अलमारी याद आई। एक कोने में बंद पड़ी अलमारी, जिसकी चाबी वर्षों पहले कहीं खो गई थी। उसने कबीर की मदद से अलमारी का ताला खुलवाया। अंदर पुराने कागज, कुछ फोटो और एक मोटी फाइल थी। फाइल में उसका घर, किराए, बैंक और कुछ पुराने दस्तावेज थे। एक कागज के पीछे हल्की पेंसिल से कुछ लिखा था, अगर घर में भूख की आहट सुनाई दे तो समझ लेना कि कोई बाहर से नहीं, भीतर से घर को खाने आया है। सरिता के हाथ कांप गए। ये किसने लिखा? कबीर ने धीरे से कहा, शायद आपके पति ने। सरिता ने सिर उठाया। उस पल कबीर की आंखों में कुछ ऐसा चमका जिसे समझना आसान नहीं था।
अब मीरा का व्यवहार बदलने लगा। वो बार बार सरिता से कहती, तुम अकेली हो, अकेले लोगों को हर कोई नहीं समझता। कबीर बहुत सीधा लगता है, लेकिन ऐसे सीधे लोग भी बहुत कुछ छिपाते हैं। इस उम्र में किसी पर भरोसा करोगी तो नुकसान ही होगा। सरिता ने एक दिन साफ पूछ लिया, तुम मुझे डराना चाहती हो या बचाना? मीरा की मुस्कान कुछ पल के लिए गायब हो गई। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूं। लेकिन उस रात सरिता ने किसी की आवाज अपने आंगन में सुनी। साथ में कोई और भी था, लेकिन अंदर होने के कारण सरिता कुछ देख न सही। अब वो टूटने लगी है। सरिता का खून जम गया। वो पहचान नहीं पाई कि आवाज किसकी थी, लेकिन इतना साफ था कि कोई खेल चल रहा है। अगली शाम कबीर खुद सरिता के सामने आकर खड़ा हुआ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? सरिता ने ठंडी नजरों से देखा और कहा, पूछो। आपको सच में लगता है इस घर में कुछ है? अब मुझे लगता है कुछ है, लेकिन वो क्या है ये समझ नहीं आ रहा। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं कहूं कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो सच है वो दिखता नहीं। सरिता चुप रही। कमरे में अजीब सी खामोशी भर गई। उस रात सरिता बहुत देर तक सो नहीं पाई। घर के हर कोने में अजीब सी खामोशी थी। रात करीब 12:10 बजे अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। धीमे धीमे कदम, फिर दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें। सरिता ने उठकर देखा, दरवाजा बंद था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद खिड़की के पास रखी पुरानी पर्दा रॉड खुद ब खुद हिलने लगी। कमरे की बत्ती झपकी और बुझ गई। अंधेरे में एक और आवाज आई, किसी औरत की फुसफुसाहट। ये घर छोड़ दो। सरिता घबरा गई। वो पीछे हटती चली गई। तभी बाहर से मीरा भागती हुई आई। सरिता, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सरिता हाँफ रही थी। तुमने सुना? किसी की आवाज। मैं भी कई दिनों से यही कह रही हूं, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। कुछ ही देर बाद कबीर भी ऊपर आया। उसके चेहरे पर भी बनावटी चिंता थी। शायद आप बहुत ज्यादा थक गई हैं। अकेले रहना भी कभी कभी दिमाग पर असर डालता है। लेकिन सरिता को पहली बार उन दोनों की आंखों में कुछ और ही दिखा। डर नहीं, एक छुपा हुआ इरादा। अगली रात मीरा ने खुद चाय बनाई। उसने जिद की कि सरिता को पीनी ही होगी ताकि घबराहट कम हो सके। कबीर भी वहीं था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो। रात 12 बजे के बाद अचानक घर के पिछले हिस्से से तेज आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी दरवाजा जोर से बंद हुआ। फिर रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज। सरिता दौड़कर वहां पहुंची, मगर वहां कोई नहीं था। फिर एकदम से दीवार पर किसी की छाया उभरी, लंबी, टूटी सी, इंसानी नहीं लगने वाली। और उसी पल सामने रखे शीशे पर उंगलियों के निशान उभर आए। सरिता के चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा ने तुरंत रोने का नाटक शुरू कर दिया। मैंने कहा था, यह घर सुरक्षित नहीं है। कबीर ने धीरे से कहा, शायद किसी पुराने साए ने घर पकड़ रखा है। लेकिन सरिता की नजर मेज के नीचे गई। वहां एक छोटा सा छिपा हुआ स्पीकर था और उसकी तारें पीछे वाली दीवार से जुड़ी थी। उसको समझते देर नहीं लगी कि ये सब असली भूत नहीं, किसी की बनाई हुई चाल है। पर वो अभी चुप रही, क्योंकि अब उसे असली साजिश पकड़नी थी। उस रात सरिता ने अपने कमरे में एक छोटा रिकॉर्डर छिपा दिया, मोबाइल भी ऑन पर रख दिया। अब समय था चारा डालने का। सरिता ने जानबूझकर अपनी अलमारी के पास वही पुरानी फाइल खुली छोड़ दी, जिसमें घर और जमीन से जुड़े कागज थे। वो जानती थी कि लालच ही उन्हें वापस लाएगा। रात गहराने पर फिर आहट हुई, धीमे कदम, फिर दरवाजे की हल्की सी चरमराहट। फिर एक आवाज आई, कागज मिल गया? मिल गया, लेकिन वो अभी भी शक कर रही है। तो आज रात का डर थोड़ा और बढ़ाओ, इतना कि वो खुद ही सब कुछ छोड़ दे और इस दुनिया से उस दुनिया में चली जाए। सरिता ने अंदर से गहरी सांस ली। अब सब साफ था। वो फौरन कमरे से बाहर निकली, लाइट जलाई और जोर से बोली, बस बहुत हुआ।
सरिता ने तेज आवाज में कहा। दोनों चौंक गए। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर एक कदम पीछे हटा। सरिता ने तुरंत फोन उठाया। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध, अब आ जाइए, सबूत मिल गए हैं। कुछ ही मिनटों में इंस्पेक्टर अनिरुद्ध घर में दाखिल हुआ। उसके साथ 2 पुलिसकर्मी भी थे। मीरा घबरा गई। ये क्या तमाशा है सरिता? तमाशा तुम दोनों ने शुरू किया था मीरा। शक तो मुझे उसी दिन हो गया जब मैंने मेज के नीचे रिकॉर्डर को देखा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि इसके पीछे कौन है, तुम या कबीर। लेकिन आज पता चला तुम दोनों ही मिले हुए थे। अनिरुद्ध ने रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें मीरा और कबीर की साफ आवाजें थी। उसे इतना डरा दो कि घर छोड़ दे। अगर वो नहीं मानी तो फिर आखिरी कदम उठाना पड़ेगा। पुलिस ने कबीर के कमरे की तलाशी ली। स्पीकर, पुराने कागज, नकली निशान बनाने वाला सामान और एक और डायरी बरामद हुई जिसमें हर रात की योजना लिखी थी। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध ने कड़क आवाज में कहा, तुम दोनों ने मिलकर एक औरत को भूत के नाम पर डराया, उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहा। नहीं, ये सब सरिता का भ्रम है। मैं इसमें शामिल नहीं था। लेकिन सरिता ने उसकी तरफ देखा। तुम दोनों की हर साजिश मेरे सामने अब खुल चुकी है। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध ने फाइल खोलकर सामने रखी। उसमें मीरा के लिखे हुए नोट्स थे, कबीर के भेजे हुए संदेश थे और रात में इस्तेमाल किए गए उपकरणों की पूरी लिस्ट थी। फिर अनिरुद्ध ने मीरा और कबीर को घूरते हुए कहा, भूत का नाटक, डर की आवाजें, छाया, दरवाजे की पटकन, सब कुछ प्लान किया गया था ताकि सरिता को लगे कि घर शापित है और वो इसे छोड़ दे। मीरा कांप रही थी। हम बस, सरिता ने उसकी बात काट दी। बस क्या? मुझे अकेली समझकर खत्म करना चाहते थे। कबीर का चेहरा उतर गया। वो अब कुछ नहीं बोल पाया। तुम दोनों ने मेरी तन्हाई को कमजोरी समझा, लेकिन वही मेरी ताकत बन गई। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध ने पुलिस को इशारा किया, मीरा और कबीर, दोनों को गिरफ्तार करो। ये झूठ है, आपने हमें फंसाया है। कबीर ने एक बार सरिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर था। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी लगा दी। मीरा की सारी चालें टूट चुकी थीं और कबीर का झूठ भी। वे दोनों जब बाहर ले जाए जा रहे थे, तब सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। घर की दीवारों पर अब कोई डर नहीं था, बस सन्नाटा था, एक साफ टूटा हुआ सन्नाटा। कभी कभी भूत घर में नहीं होते, वे लोगों के इरादों में होते हैं। और सबसे खौफनाक डर वो नहीं होता जो अंधेरे में दिखे। सबसे खौफनाक डर वो होता है जो अपनेपन के चेहरे में छिपा हो। उस सुबह सरिता पहली बार रोई नहीं। वो बस खिड़की के पास खड़ी रही। आंखों में डर नहीं, समझ थी। अब उसे पता चल चुका था कि असली लड़ाई भूत से नहीं, उस लालच से थी जो इंसान को इंसान से भी खतरनाक बना देता है। दोस्तों, ऐसी और कहानियां देखने और सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक करें।